विनेश ने खुद कहा कि मैं 2032 तक मैं करना चाहती थी कुश्ती। तो ऐसा क्या हुआ, मैंने पिता को सिर्फ 3 बार ही रोते देखा है। या तो हम बहनों की जब शादी हुई थी तब विदाई के टाइम पे, या फिर मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए थे उस टाइम पे, या फिर विनेश का जब डिस्क्वालीफाई हो गया था उस टाइम पे मैंने रोते हुए देखा है। महावीर जी रोए? जी, आपने देखा होगा कि जब मन्नू भाकर मेडल लेके आती है तो उनकी कोच उनके साथ में है। अमन सहराव जब मेडल लेके आते हैं तो उनके कोच उनके साथ में है। जब विनेश मेडल लेके आती है एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पे जब दीपेंद्र हुड्डा कोच बन के खड़े हैं, तो मैं तो मानती हूँ कि मुझे लगता है द्रोणाचार्य दीपेंद्र जी को दे देना चाहिए। विनेश, आपको यकीन हो रहा है कि वही विनेश है? मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भर आ रही हैं। मैं उस दिन को याद करके मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ कि मेरे चाचा जी जब एक्सपायर हुए तो उस समय पे विनेश का भाई भी कुश्ती करता था और विनेश की बड़ी बहन है वो भी, तीनों कुश्ती करते। तीनों ने सडनली चाचा के एक्सपायर होने के बाद कुश्ती छोड़ दी थी। मेरे पापा उनके घर पे गए, उनके माँ से झगड़ के लेके उनको वापस ग्राउंड में लेके आए थे। सोचिए आप, उस व्यक्ति ने जब इतनी मेहनत की है किसी को बनाने के लिए और उन्होंने सबका धन्यवाद किया है, सिर्फ उस गुरु का धन्यवाद नहीं किया। विनेश ऐसी थी क्या या हो गई है? ऐसी क्यों हो गई मुझे नहीं पता। क्या ये संभव था कि विनेश को यहाँ बैठी सरकार मेडल उसके हाथ से छीन कर इस तरह से ले ले और कोई साजिश कर दे? नहीं, 1% भी चांस नहीं है। रही बात 100 ग्राम वेट की, तो ये खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है। मैं खुद 200 ग्राम वेट से मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी। इंडिया में जब मुझे ओलंपिक की ट्रायल देनी थी, मुझे ये कहा गया कि आप पूरा 48 केजी दिखाइए। मैंने अपना 48 केजी वेट भी दिखा दिया, उसके बाद भी मेरी ट्रायल नहीं हुई थी क्योंकि उसकी सजा मुझे मिली थी। ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। जब ये मामला उठाया गया, कोर्ट तक गया मामला, तो वहाँ पे हरीश साल्वे जैसा वकील नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ा किया। अगर विनेश को ये लगता था हरीश साल्वे जी या भारत सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं कहती कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को बोल देते। एक आतंकी के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं कपिल सिब्बल जी को भेज के, तो कपिल सिब्बल जी को वहाँ पे भी भेज सकते थे, न्याय दिलवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? आप अपने घर वालों को छोड़ रहे हो, अपने कोच को छोड़ रहे हो, अपने ताऊजी को छोड़ रहे हो, सबको छोड़ दे रहे हो एक विधानसभा टिकट के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है विधानसभा टिकट विनेश के लिए। आपको लगता है विनेश चुनाव जीतेंगे? जंतर मंतर पे जो विनेश का प्रदर्शन था वो सही था भी या नहीं, या वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? अगर आप 2014 के पहले की अपनी कुश्ती और उसका स्ट्रगल याद करें, उस जमाने में रेसलर्स को क्या दिक्कतें आती थी और मोदी सरकार के आने के बाद क्या चीजें बेहतर? मुझे लगता है गिनवाने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम मुझे लग जाएगा क्या क्या चीजें बदलाव हुआ है। राजीव गांधी जी कौन सा मतलब खिलाड़ी थे, आज राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड मिलता है। 2010 में जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स खेले थे दोनों बहनें, मेरे फादर को 1 रुपया नहीं मिला। कांग्रेस ने कभी आपको, आपके परिवार को, महावीर जी को कुछ ऐसा सम्मान दिया कि भाई आपने इतने बड़े रेसलर्स क्रिएट किए हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अभी इलेक्शन है तो पहुंच गए। सिर्फ मेरे फादर को द्रोणाचार्य अवार्ड भी 2016 में मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अच्छा, फिल्म ने तो बहुत पैसे कमाए, उन लोगों ने आप लोगों को कुछ पैसे दिए कि नहीं दिए? जो होना चाहिए था वो नहीं। पैसा नहीं दिया, ये तो छोटा दिल दिखाया फिर। लोगों को आप बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, तो हमें थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। कंगना रनौत सुन रही होंगी तो कुछ तो उनको मुझे लगता है फायदा होगा। नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हमारा प्रयास किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखना, यानी थोड़ा ऐसी जगह से देखना जहां आपको कई ऐसी चीजें नजर आए जो अमूमन नहीं दिखती, आप उसे वृहद तौर पर देख पाए, बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हमें इस देश में खेल और खेल से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स, इन दोनों को थोड़ा टॉप एंगल से देखने में मदद करेंगी। हमारे साथ बबीता फोगाट मौजूद है। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मेडल, बहुत सारा देश का नाम आपने किया है, बहुत शानदार आपका करियर रहा और अब आप पॉलिटिक्स में भी हैं। वो दंगल ज्यादा मुश्किल होता था या पॉलिटिक्स संभालना ज्यादा मुश्किल है? मैं मानती हूँ कि दोनों चीज आपस में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में सिमिलर है। अच्छा। चाहे वो कुश्ती के दांव पेच हो, चाहे वो राजनीति के अंदर दांव पेच हो, दांव पेच दोनों में लगते हैं। वहां पे रेफरी को पॉइंट देना होता है, यहाँ पे जनता को पॉइंट देना होता है। तो मैं मानती हूँ कि दोनों अपने आप में सिमिलर भी हैं और मेहनत हर चीज मांगती है। और मैं मानती हूँ कि कोई भी चीज आसान या मुश्किल नहीं होती, लेकिन जिस चीज के अंदर देश प्रेम, देश भावना, देश सेवा जुड़ जाती है तो फिर हर चीज आसान हो जाती है।
क्या बात है, इतनी सिंपल तरीके से आपने इतनी बड़ी बात कह दी है। जी। बबीता जी ये बताइए, अभी आप हरियाणा से हैं और हरियाणा में चुनाव भी हो रहे हैं, तो क्या फील लग रहा है वहां पे? हरियाणा में बीजेपी जो है वो ऐसा तो नहीं है कि रिंग के बाहर जा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे तो अभी लोकसभा चुनाव जैसे खत्म हुए थे और अभी की स्थिति में हम वो सीटें भी जीत रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में हम हारे थे। अच्छा, जी। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब जी ने जिस तरह से फैसले लिए हैं और लोगों का विश्वास जीता है, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, एक ऐसा नेतृत्व हमारे यहाँ पे मिला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही तीसरी बार उन्होंने शपथ लेते ही किसानों के लिए जो राशि उन्होंने किसानों के खाते में डाली, तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो सरकार ने लोगों के हित के लिए जो बेहतरी काम किए हैं, जो योजनाएं हैं उनको धरातल के ऊपर लागू किया है, तो उन सब चीजों पे लोग बिलीव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी लोकसभा के अंदर जो एक झूठ फैलाकर लोग कांग्रेस ने या विपक्ष के लोगों ने जो वोट बटोरा था, तो वो भी वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आज जा रहा है, क्योंकि लोग भी समझ गए कि कांग्रेस जो है वो झूठ की राजनीति पे टिकी है और हमेशा झूठ बोलती आई है, झूठ ही बोलेगी। तो ये भी एक जनता जो है इस चीज को अब मानने लगी है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है और न ही उनके पास कोई साफ क्लियर नेतृत्व है कि वो नेतृत्व ही उनको मिला हो। हाँ, तो वहाँ बहुत लोग ये सारी कह रहे हैं कि चीजें हैं। बीजेपी को अब इसका भी फायदा हो रहा है, जो हुड्डा ग्रुप है, जो शैलजा जी का ग्रुप है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सुरजेवाला जी का अलग कैंप चल रहा है, तो ये जो 2-3 कैंप कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, फिर केजरीवाल जी की भी एंट्री हुई है, जी। तो कई सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपकी कुश्ती को, मतलब बीजेपी की कुश्ती को थोड़ा दम दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल देखिएगा जो है सारी चीज़ें बीजेपी के पक्ष में हैं, चाहे वो हमारे केंद्र की योजनाएँ हों, चाहे वो हरियाणा की योजनाएँ हों, चाहे वो किसानों को लेके, चाहे महिलाओं को लेके, चाहे युवाओं को लेके, हर क्षेत्र के अंदर बेहतरी का हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे सेंटर के अंदर हो, चाहे हरियाणा सरकार के अंदर हो। इतने अच्छे रोड हमारे हरियाणा में बन गए। मैं अगर स्पेशली मेरे चरखी दादरी की अगर बात करूँ, तो 152 डी वहाँ से निकला है, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम मतलब अभी तक नेताओं के मुंह से या लोगों के भाषणों में ही सुनते आए थे कि यूरोप अमेरिका के जैसे रोड बना देंगे, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 152 डी जो सीधा चंडीगढ़ जाता है, 3 घंटे के अंदर हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। तो ऐसे यूरोप और अमेरिका के जैसे रोड हम वहाँ चरखी दादरी में देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में डेवलप दिखाता है कि वास्तव में डेवलप हुआ है। और वो जो एक सेंटिमेंट है कि भाई नॉन जाट सीएम बनाते हैं मोदी जी, जाटों को के अंदर थोड़ा गुस्सा है, आप चूंकि प्रचार कर रही हैं, आपको ग्राउंड पे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो जाट कौम है वो देशभगत कौम है। और वो भी लोकसभा के अंदर आप निर्णय निकाल के देख लीजिए, आप आंकड़े निकाल के देखिए, जाटों ने भी वोट किया है और बगैर जाटों के हम 5 सीटें कैसे जीत लेते? 5 सीटें जीती हैं, सभी के 36 बिरादरी के दम पे जीती हैं। एक अकेला ये नहीं है कि एक बिरादरी के उससे 36 बिरादरी ने वोट किया है। तब भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद जीत के आए। तो वो सारा इंटैक्ट, और आप कह रही हैं चूंकि वो लास्ट वाला गया लोकसभा वाला झूठ, तो अब आप लोग यहाँ से बेहतर ही करेंगे। जी। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप इतना प्रचार कर रही हैं, लेकिन अभी तक अपनी बहन के लिए प्रचार करने नहीं गई हैं, या उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करने नहीं गई, उनके लिए कैसे करेंगी? वो तो ऑपोजिशन में अभी हैं। जी। विनेश फोगाट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप प्रचार करेंगी जाकर बीजेपी का? देखिए, पार्टी जो भी जहाँ पे भी मुझे सेवा का मौका देगी, जहाँ पे भी मुझे ज़िम्मेवारी देगी, मैं वहाँ रह के काम करूँगी। और ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। और हम बहनों ने तो कुश्ती भी लड़ी है, एक ही वेट में लड़ी है। मैं पहली बार मुझे याद है कि जब मैं मैट के ऊपर गई थी, हाँ, तो मेरी और जो बड़ी बहन है गीता, हाँ। फाइनल में हम दोनों की बाउट आई थी। ओह! फाइनल में हम दोनों लड़े थे और मैं जीती थी। हाँ। ऐसे ही 2018 लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने खेला था। और लास्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हम 3 बहनें एक वेट में थे। मैं थी, मेरी छोटी बहन रितु थी और विनेश की बड़ी बहन प्रियंका, तीनों एक ही वेट में थे हम। और रितु और विनेश तो हमेशा फाइनल में दोनों की ही बाउट आती थी, नेशनल में हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रायल्स हो, हमेशा क्या नाम है हम बहनों ने एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैट के ऊपर हम एक दूसरे के विपक्ष में हैं, मैट के नीचे हम बहनें हैं। क्या बात! और
जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये तो हमारा धर्म है। जिस क्षेत्र के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारा धर्म है। बहुत शानदार, आपका विजन बड़ा क्लियर है चीजों को लेके जी, कि भाई जब कर्म कर रहे हैं और मैदान में हैं तब तो हम ओपोनेंट है, बिल्कुल। घर पे हम बहने हैं, उसमें कोई हिसाब बिल्कुल नहीं है। बहने हैं, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और चाहे इसको हम इनकार भी कर दें तो भी बहने ही रहेंगी। ये सही तो सब बात। पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, लेकिन क्या बहनों के बीच जो अभी हाल में हुआ उसको लेके कुछ अंदर आपके टीस है क्या? क्योंकि विनेश को जिस तरह से अभी ओलंपिक में मेडल नहीं आया और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की बातें कही, जो कि महावीर जी ने भी कहा कि ठीक नहीं है, जिस तरह की बातें करे, आपने भी कहा कि ठीक नहीं है, और रिटायरमेंट भी ठीक नहीं था। महावीर जी को लगा कि भाई आगे और ओलंपिक में मेडल आ सकता था विनेश को। जो पूरा घटनाक्रम है, वो बहन बबीता को उसने अंदर चोट पहुंचाई है विनेश ने क्या? देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, विनेश ने खुद बोला है, अगर आपने क्या नाम है शायद हफ्ता पहले ही का इंटरव्यू है, विनेश ने खुद कहा है कि मैं 2032 तक मैं लड़ना चाहती थी कुश्ती। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब 2032 तक का आपका सपना था लड़ने का और फिर आप सडनली एकदम से आप कुश्ती के लिए आप अलविदा कह देते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया? और इसके पीछे आपको मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी देश, पूरी जनता जानती है कि क्या हुआ है, किसने किया है, क्यों हुआ है, ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, जब उनका हालाँकि सब लोग बड़े पूरे परिवार के लोग खुश थे कि विनेश फाइनल में पहुँच गई, सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया है। लेकिन मैंने अपने पिता को उस टाइम पे जब ये पता चला कि मतलब विनेश का वेट नहीं आया और 100 ग्राम वेट से डिस्क्वालीफाई हो गई, तो ऑब्वियसली मैंने पिता को सिर्फ़ 3 बार ही रोते देखा है। या तो हम बहनों की जब शादी हुई थी तब विदाई के टाइम पे, या फिर मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए थे उस टाइम पे, या फिर विनेश का जब डिस्क्वालीफाई हो गया था उस टाइम पे मैंने रोते हुए देखा है। महावीर जी रोए? जी, आपने एक इंटरव्यू में भी देखेंगे उसमें भी वो रो रहे हैं। तो मैंने 3 ही मोमेंट के ऊपर अपने फादर को रोते हुए देखा है, इतना इमोशनल उसी टाइम पे देखा है। तो मैं मानती हूँ कि ऑब्वियसली इस चीज़ से परिवार को तो हालाँकि तकलीफ होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक खिलाड़ी को बनाया है, तैयार किया है, जिसके सपने थे कि ओलंपिक के अंदर मेरी बेटियाँ मेडल लेके आएँगी। और एक चीज़ और मैं बताऊँगी, मेरे पापा कहते थे, मेरे पापा आज तक किसी भी बहन को हमें एयरपोर्ट से लेने नहीं गए। और मेरे पापा पहली बार में उनका ये था कि जो भी मेरी बेटी ओलंपिक में मेडल लेके आएगी, मैं उसी को लेने जाऊँगा एयरपोर्ट पे। तो ये उनका सपना था और वो सपना कहीं न कहीं पीछे छूट गया। और लेकिन यही था कि उसने अपनी बेहतर परफ़ॉर्मेंस की, देश के लिए मेडल जीतने का उसने प्रयास किया और हालाँकि फाइनल तक पहुँच गई। लेकिन एक चीज़ जो है वो कहीं न कहीं तकलीफ़ देती है कि उसके बावजूद जो सारी चीज़ें घटित हुई हैं, वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। हाँ, मैं ये पूछना भी चाह रहा था कि महावीर जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं, मतलब एकदम ऐसा दिखता है कि अंदर तक जो चीज़ है वो क्लियर है, मुँह पे कुछ और अंदर कुछ और वाला हिसाब नहीं। जी, जी। तो उनको ज़्यादा दुःख इस बात का हुआ कि बेटी मेडल तक पहुँच के और चूक गई, या उसके बाद जो विनेश ने जिस तरह से एक तरह की पॉलिटिक्स की है, उसने महावीर जी को ज़्यादा हर्ट किया? ऑफ़ कोर्स दोनों चीज़ें चोट पहुँचाने वाली थी और दोनों चीज़ों से तकलीफ़ हुई। आप देखें, आपने देखा होगा कि जब मन्नू भाकर मेडल लेके आती है तो उनकी कोच उनके साथ में हैं। अमन सहराव जब मेडल लेके आते हैं तो उनके कोच उनके साथ में हैं। और जब विनेश मेडल लेके आती है एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पे जब दीपेंद्र हुड्डा कोच बन के खड़े हैं, तो मैं तो मानती हूँ कि मुझे लगता है द्रोणाचार्य दीपेंद्र जी को दे देना चाहिए। और समझना चाहिए था कि अगर मुझे लगता है कि मेरे फादर वहाँ पे होते तो शायद ये पॉलिटिक्स भी नहीं होती और शायद दीपेंद्र भी वहाँ पे नहीं। तो ये बड़ी चीज़ें बात है। समझने की ज़रूरत है कि जिस जगह पे, जिस गाड़ी के अंदर उस कोच को होना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं है। तो ये अपने आप में ही सारी चीज़ें अपने आप में कहानी बयाँ करती है कि कितनी तकलीफ़ उस व्यक्ति को हुई होगी। आप लोग ये जो विनेश का रूप देख रहे हैं कि इतना पॉलिटिक्स, और आप सोचिए कितनी बड़ी बात आप कह रही हैं कि महावीर जी ने अपनी बेटियों के लिए आंसू नहीं बहाया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी भतीजी के लिए, विनेश के लिए आंसू बहाए बिल्कुल। और इतना ट्रेन किया, पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। और आप कह रही हैं कि जब विनेश जी को वहां गाड़ी पे होना चाहिए था तो वहां कोई दीपेंद्र हुड्डा खड़ा था उनके साथ एयरपोर्ट पर।
ये विनेश आपको यकीन हो रहा है कि वही विनेश है जो आपके, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भर आ रही हैं। नहीं, मैं मुझे वो मोमेंट, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पिता ने किस तरह से कभी उनके पिता की कमी नहीं महसूस होने दी, और न सिर्फ पिता की, एक गुरु की भी बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई। मुझे याद है, मैं उस दिन को याद करके मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ कि मेरे चाचा जी जब एक्सपायर हुए थे, तो उस समय पे विनेश विनेश का भाई भी कुश्ती करता था, और विनेश की बड़ी बहन है वो भी, तीनों कुश्ती करते थे। तीनों ने सडनली चाचा के एक्सपायर होने के बाद कुश्ती छोड़ दी थी। मेरे पापा उनके घर पे गए, उनके माँ से झगड़ के लेके उनको वापस ग्राउंड में लेके आए थे, और ग्राउंड में लेके नहीं आए, जबकि कई बार वो उठते नहीं थे, सुबह 4 बजे ग्राउंड में नहीं पहुंचते, तो पापा वो ग्राउंड से वापस घर पे जाते थे और उनको लेके वापस ग्राउंड में आते थे, उनकी मेहनत करवाते थे। और सोचिए आप, उस व्यक्ति ने जब इतनी मेहनत की है किसी को बनाने के लिए, और उन्होंने सबका धन्यवाद किया है, सिर्फ उस गुरु का धन्यवाद नहीं किया, तो वो चीज़ कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि हर कोच के लिए इमोशनल होगी वो चीज़। विनेश ऐसी थी क्या कि, या हो गई हैं कि, ऐसे कैसे हो सकता है? अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बचपन से तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं। उन्होंने बहुत सम्मान भी किया, ऐसे नहीं कहूँगी कि ये सम्मान नहीं किया है, पापा का खूब सम्मान किया है, और पापा की बात मानी तभी आज यहाँ पे पहुँची है, और मेहनत भी की है। मेहनत भी की और डिसिप्लिन में रह के की है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो ऐसी थी, लेकिन ऐसी क्यों हो गई मुझे नहीं पता। ये तो वही बता सकते हैं, इसका जवाब तो उन्हीं के पास है। आप लोगों की लास्ट बात कब हुई है विनेश से, आपकी या महावीर जी की? हालाँकि मैंने जब लास्ट मैंने उनको मैसेज किया था, जब ओलंपिक में उन्होंने जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तब मैंने उनको मैसेज किया था, फ़ोन किया था। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। और महावीर जी की भी नहीं हुई? नहीं, पापा हालाँकि गए हैं, जब एयरपोर्ट से वो घर पे गई थी गाँव में, तब पापा गए हैं वहाँ। उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। हाँ, नहीं, महावीर जी ने बतौर आप कहिए कि जो बतौर चाचा उनका वो है, ताऊ जी ताऊ जी, जी हाँ उनका जी, जो हाँ जी। फ़र्ज़ था वो निभाया, बतौर कोच अपना फ़र्ज़ निभाया, बिल्कुल, बिल्कुल। बतौर एल्डर अपना फ़र्ज़ निभाया, लेकिन वो जो फ़र्ज़ विनेश को निभाना था वो मिस कर गए। क्योंकि वो कहते हैं कि माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं, चाहे गुरु हो या माँ-बाप, उनसे बेहतर, उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। और यही मोमेंट अपने आप में बताता है कि बड़े जो होते हैं वो अपना कितनी समझदारी के साथ सब चीज़ों को इतना अच्छे से हैंडल करते हैं कि पता भी नहीं चलता है। मुझे ये भी बताइए कि अभी, और मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज करेंगे कि आप बीजेपी की नेता हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो आपका इमोशन, मैं सामने बैठकर आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, वो किसी बीजेपी नेता के नहीं है। जी। वो एक बहन के हैं, वो एक रेसलर के हैं जिसने देश के लिए खुद को भी कुर्बान किया, और वो देख रही हैं कि क्या हो रहा है। विनेश ने जो बातें कही और उन्होंने कहा कि मतलब वहां कुछ हुआ और उनको मेडल मिल सकता था, आप खुद एक रेसलर हैं, क्या ये संभव था कि विनेश को यहाँ बैठी सरकार मेडल उसके हाथ से छीन कर इस तरह से ले ले और कोई साजिश कर दे? नहीं, 1% भी चांस नहीं है कि सरकार कोई ऐसे मेडल छीन ले, क्योंकि ऑब्वियसली वेट घटाना, वो मेडल अगर ऐसा होता तो पूरी टीम क्यों जाती? पूरी टीम के साथ उनको अ, हमारे भारत सरकार ने जो सुविधाएँ दी, मेरा भाई वहाँ पे पहुँचा है। आपने अगर ट्वीट देखा हो तो विनेश का, जब भाई का वीज़ा नहीं लगा था तो उन्होंने आदरणीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी से भी आग्रह किया था, और मनसुख मांडविया जी हमारे खेल मंत्री हैं, और खेल मंत्री होते हुए उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, और उसके बाद उन्होंने थैंक्स भी बोला है कि मेरा भाई, पहली बार मेरा भाई वहाँ पे ओलंपिक देखने गया है। तो ये किसने ये सुविधाएँ दी? ये भारत सरकार ने दी। भारत सरकार ने उनको ओलंपिक में भेजा है। उनके हस्बैंड वहाँ पे उनके साथ में थे, उनका पर्सनल फिजियो वहाँ पे था, डॉक्टर दिनशा पार्डीवाला जी को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, जिन्होंने उनका ऑपरेशन भी किया है, और वो पूरी टीम के साथ गए हैं। उनके भी साथ उन्होंने रह के उनका चाहे वेट घटवाने के अंदर उनको हेल्प किया हो, या वैसे भी उनको इंजरी को लेके उन्होंने उनका ख्याल रखा हो, तो पूरा का पूरा पर्सनल स्टाफ जो है वो भारत सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार दिया है। और मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें कहना गलत है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं जो सुविधा मिली है खिलाड़ियों को और देने वाले को, दोनों को ठेस पहुँचती है। और जो यंगेस्ट जो खिलाड़ी हैं उनको भी ठेस पहुँचती हैं। और रही बात 100 ग्राम वेट की,
तो ये खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगी सुशांत जी, 2012 में जब ओलंपिक क्वालिफाई राउंड स्टार्ट थे, उससे पहले एशिया चैंपियनशिप थे, और उस एशिया चैंपियनशिप के दौरान मैं खुद 200 ग्राम वेट से मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी, और विनेश को सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया। मैं तो इंडिया में जब मुझे ओलंपिक की ट्रायल देनी थी, मुझे ये कहा गया कि आप पूरा 48 केजी दिखाइए। मैंने अपना 48 केजी वेट भी दिखा दिया, उसके बाद भी मेरी ट्रायल नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी सजा मुझे मिली थी जो डिस्क्वालीफाई की। फिर दोबारा से अगर ऐसा करेंगे तो खिलाड़ी को भी तो एहसास होना चाहिए कि आपने गलती की है। तो इसीलिए मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि गलती आखिर कर तो मैंने ही रखी है, सजा तो मुझे मिलेगी, तो आगे मैं भी ध्यान रखूंगी उस चीज का। आपने ये तो नहीं कहा कि 2012 में कांग्रेस की सरकार है इसलिए ऐसा कुछ हाँ, हो रहा है? मैंने इसीलिए कहा, मैं ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, लेकिन 2012 में जो डिस्क्वालीफाई, उससे पहले भी एक दो खिलाड़ी और भी हुए हैं। विनेश इससे पहले भी डिस्क्वालीफाई हुई है। मुझे एग्जैक्ट टूर्नामेंट तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2015-16 के अराउंड था। विनेश पहले भी हुई है हाँ, हुई है, डिस्क्वालीफाई। बिल्कुल हुई है। तो ये चीजें जो हैं ये रूल के मुताबिक हैं, किसी एक के लिए रूल तो बदल नहीं सकते, और यही यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला है। हालांकि ओलंपिक कमेटी के अंदर जो हमारा पक्ष रखा गया, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने यही बोल के इनकार कर दिया गया कि किसी एक खिलाड़ी के लिए हम रूल थोड़ी बदलें। अगर 100 ग्राम वेट के लिए उनको ले सकते हैं, तो 200 ग्राम वेट वाले की क्या गलती? 200 ग्राम वेट वाले उसको अगर किसी का ज्यादा हो तो उसको भी ले सकते हैं। सही बात है, वो कहेगा कि भाई 100 ग्राम वाले को छोड़ रहे हो तो ये हमको भी छोड़ दो। जी जी, तो मैं मानती हूँ कि ये चीज किसी और के ऊपर थोप देना वो सही नहीं है, और वो गलत है, ऐसा नहीं होना अच्छा, चाहिए आप था। चूंकि रेसलर हैं और मैं चाहूंगा कि दर्शक, हालांकि हमने भी पाठशाला वगैरह में थोड़ा बताया, लेकिन आप बेहतर बता सकती हैं कि ये जो बाउट लड़ने जाते हैं और ये वजन जो बढ़ गया, लोग देख रहे हैं लास्ट में 100 ग्राम बढ़ा हुआ है, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है? 3 बाउट खेलना है, कितना पानी पीना है, क्या खाना है और कैसे वजन बढ़ जाता है, ये होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सब बार ऐसा होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी काफी वेट लूज करते हैं, और विनेश ने काफी वेट लूज किया है। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। उसने 7-8 किलो वेट कम और एन मोमेंट पे ऐसे होता है कि जब कोई खिलाड़ी वेट लूज करता है तो लास्ट वाले दिन तक मतलब ऐसी स्थिति में हो जाता है कि एक पानी के घूंट लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, और उसके बाद भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि वो वेट पूरा हम दिखा पाए। और जैसे ही हम वेट दिखा दिया पूरा, तो उसके बावजूद हम कुछ भी खा पी सकते हैं, वो अपने आप, और एनर्जी चाहिए भी, और खाओगे नहीं तो फिर आप जिस चीज के लिए आपने मेहनत की है, जिस चीज के लिए वेट घटाया है, अगर आप वहां पे लड़ ही नहीं पाओगे, तो फिर आपने इतनी सारी मेहनत और ये सब चीज किया क्यों? तो मेन सबसे बड़ी चीज है कि एनर्जी लेने के लिए आपको खाना पड़ेगा, और ओबियसली आप एनर्जी के लिए खाओगे तो वेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन उनको, अमन का भी आपने देखा होगा कि अमन ने भी 4 किलो रातों रात वेट घटाया है, तो उनको भी ये था कि हो सकता है कि मैं वेट घटा लूंगी, और वो घटा नहीं। एंड मोमेंट पे बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, और ऐसा होता है कि आप कितना अगर मान लो आधे घंटे भी रनिंग कर रहे हो तो आपके स्वेट भी ना आने बंद हो जाते हैं, मतलब बॉडी उसमें आ जाती है। और जब बॉडी स्वेट करना बंद कर जाए तो वेट लूज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि मेरा भी ऐसा हुआ था, जब मैंने कहा 200 ग्राम वेट, मुझे पता है मैं किस स्थिति में थी और मैं कैसे नहीं घटा पा रही। नहीं तो कौन खिलाड़ी वहां पे जाके ऐसे सोचेगा कि मेरा वेट ना घटे और मैं वेट ना घटाऊं। तो कोई अपनी कोशिश करता है, हाँ, लेकिन दर्शकों को एक चीज ये भी समझनी होगी कि जब आप लास्ट में ये सुनते हैं कि 100 ग्राम वजन ज्यादा था, तो आप ये मत सोचिए कि 100 ग्राम घटाना था और 100 ग्राम नहीं घटा। घटाना और ज्यादा था, 2, ढाई, 3 किलो, 4 किलो घटाना होता है, उसमें से 100 ग्राम बच गया जो कि बिल्कुल पूरा घटाना था। लोग कई बार ये सोचते हैं कि 100 ग्राम कैसे नहीं रात घटेगा। को 2.5-3 किलो वेट उनका ज्यादा था, विनेश का 2.5-3 किलो वेट उन्होंने घटाया है। तो जो घटाया है 100 ग्राम और बच गया था जो उनको घटाना था। 100 ग्राम और घटा लेती तो वो क्वालिफाई थी उसकी। और मैं तो ये भी नहीं समझ पाता कि जो लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया, तो एक तो नरेंद्र मोदी ने सारी फैसिलिटीज दे दी, सब कुछ भेज दिया, अपना कोच उनको चाहिए वो भी भेज दिया, सब कर दिया, और लास्ट में कोई ऐसा कर सकता है क्या बबीता कि 2.5 किलो घटना है? एक काम करना ना, इसका 2 किलो 400 घटवा देना, 100 ग्राम रहने देना ताकि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये कोई मोदी कर सकते हैं क्या? नहीं, किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। सुशांत जी, आपको बताऊं, सभी वर्ल्ड के पूरे
एथलीट वहां पे होते हैं, वर्ल्ड के पूरे कोचेज वहां पे होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे होती है। और एक मशीन नहीं होती, मशीन 4-5 होती हैं। उस दिन एक वेट के नहीं होते, जितने भी वेट कैटेगरी के उस दिन टूर्नामेंट होने हैं वो सभी वेट कैटेगरी के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं और पूरा वीडियोग्राफिंग होती है। आप चीटिंग किसी भी तरह नहीं कर सकते। और वही वेट मशीन आपका जब वेट शुरू होता है उससे पहले ही रखी होती हैं। तो खिलाड़ी वहां पे जाके चेक करता है मेरा कितना बाकी है, फिर वो उसको लगता है कि इतना बच गया है, फिर वो मेहनत करता है। वो चाहे 3 घंटे पहले भी जाके अगर वहां पे आप ट्रेनिंग करके अपना वेट चेक करना चाहते हैं तो वो वेट मशीनें वहीं पे रखी होंगी, सबके सामने रखी हैं। ये कि तो है नहीं कि किसी कमरे में ले जाके छुपा के कोई चीज होती है। सब चीजों की एक मैनेजमेंट होती है। और इतने सालों से जब वेट होता हुआ आया है, ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं कि मतलब पहली बार हो रहा है। आपने देखा होगा कि जापान के रेसलर थे 2020 जो जापान के अंदर ओलंपिक था, और टोक्यो का ही रेसलर जो 57 केजी में जिस खिलाड़ी का भी एक गोल्ड आया है, जिसको अमन को जिसने हराया था, उस खिलाड़ी का 50 ग्राम से वेट 2020 ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गया था। और उसी देश के अंदर ओलंपिक है, उसी देश का खिलाड़ी 50 ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई होता है। बताइए। तो आप इसको ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी राजनीति करी है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और एक खिलाड़ी के तौर पे ये कहना, मैं मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि ये बहुत बड़ी राजनीति का ऐसा रूप दिखाया है कि ये खेल के अंदर राजनीति किस तरह से और ये भी करने के बाद आप देखिए कि जब ये मामला उठाया गया, कोर्ट तक गया मामला, तो वहां पे हरीश साल्वे जैसा वकील नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ा किया कि भाई टॉप वकील को लगाओ, देखो कुछ। और जब सबको पता था कि रिजल्ट यही आना है, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल, लेकिन फिर भी देश का मसला था, देश के एक भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि भाई कोई कमी रह गई, तो हरीश साल्वे जैसा व्यक्ति खड़ा किया गया। और उसके बाद देखिए, मुझे अफसोस ये होता है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है जी। विनेश फोगाट को आज हो सकता है वो चुनाव जीत जाएंगी, हो सकता है विधायक बन जाएंगी, उनका करियर बन जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने डैमेज ये कर दिया है कि बहुत सारे जो रेसलर्स हैं, युवा हैं, उनके मन में ना उन्होंने एक डाउट छोड़ दिया कि कोई सरकार मेरे साथ ऐसा कर सकती है, या गलत हुआ है, या गलत किया गया है। ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, इस चीज को मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि आने वाले, क्योंकि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, हम उस दौर के ऊपर उस पड़ाव पे हैं, हमने सब कुछ अचीव करके वहां पे। लेकिन सोचने की बात यह कि जो यंगस्टर हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर के मन में आज कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। वो हर तरह से है, किसी भी तरह से लेके हो, चाहे खेल को लेके हो, चाहे इन सब चीजों से काफी यंगस्टर को नुकसान हुआ है। और हमारी आने वाली जनरेशन, उसके मन में भी एक डाउट हो कि अगर कोई गेम करना चाहे तो उनके मन में भी एक डाउट है ये चीज। और जैसे आपने कहा, मैंने हरीश साल्वे जी जो वकील वहां पे गए थे, ओबियसली उनको भारत सरकार ने भेजा है, क्योंकि उनकी फीस भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी उनकी फीस है। और शायद एक आम खिलाड़ी उस सब चीजों को कैसे भी टेक केयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर विनेश को ये लगता था कि मतलब हरीश साल्वे जी या भारत सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं कहती कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को बोल देते, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो तो भारत की बेटी थी, देश की बेटी थी। क्या देश उनका नहीं था? क्या देश की बेटी उनके लिए नहीं थी? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भारत की बेटी है, देश की बेटी है, तो वो भेज देते। जब एक आतंकी के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं कपिल सिब्बल जी को भेज के, तो कपिल सिब्बल जी को वहां पे भी भेज सकते थे और न्याय दिलवा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको भी पता था ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, खेल को बदनाम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को बदनाम करने के लिए। ये बड़ी बात आप कह रही हैं कि भाई आप अपना पर्सनल कोच तो लेके गई ही थी, सरकार ने वो भी आपको अलाउ किया कि लेके जाओ। आप कह रहे हैं उनके भाई को भी भेज दिया, उनके पति को भी भेज दिया कि जाओ आप देख के आओ ओलंपिक। तो जब इतना सब कुछ हो ही रहा था कि इतने पर्सनल स्टाफ और लोग जा रहे थे, तो कपिल सिब्बल को भी ले जाती हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को भी बुला लेती। अगर नहीं लेके जा सकते तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जब वहां पे कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे खाना भेजा है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ये दिख रहा है कि भारत की बेटी के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, तो आप भेज देते। भाई भारत की बेटी थी, आखिर मेडल आप कह रहे हैं कि भारत देश का था,
तो मेडल आपके लिए तो भारत वैसा ही है और भारत की बेटी वैसी ही है जैसा हमारे लिए है। तो भेजना चाहिए था। जब रात को 12 बजे, ये सोचने की बात है कि आप रात को 12 बजे एक आतंकी को फांसी रुकवाने के लिए आप रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं। क्या एक भारत की देश की बेटी के लिए आप विदेश में जाकर ओलंपिक के अंदर अपनी बेटी का पक्ष नहीं रखवा सकते? आपकी भी तो उतनी जिम्मेवारी है। वो रखवाया मोदी ने और गाली भी मोदी खा रहे हैं। तो ये मतलब चीज सोचने की चीज है कि हमें किसी चीज को इतना हिट नहीं करना चाहिए कि मतलब वो कहते हैं, एक कहावत है कि लोग जलाते नहीं चिराग अपने सलीके से, और मगर शिकायत सभी को हवा से है। क्या बात, क्या बात है, सही बात है। लेकिन बबीता, इसमें एक चीज ये भी है ना कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपको जी भी लग रहा है कि भाई विनेश को यूज कर रही है अपनी पॉलिटिक्स के लिए, जी विनेश को भी तो सोचना चाहिए। इस देश ने इतना उनको प्यार दिया, इस सरकार ने हर लेवल पे मदद की, आप अपने घर वालों को छोड़ रहे हो, अपने कोच को छोड़ रहे हो, अपने ताऊजी को छोड़ रहे हो, सबको छोड़ दे रहे हो एक विधानसभा टिकट के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है विधानसभा टिकट विनेश के लिए, एक कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि ना अपना घर दिख रहा है, ना अपना कोच दिख रहा है, ना अपना ताऊ दिख रहा है, ना अपने देश की साख दिख रही है। दुनिया में लोग क्या सोचेंगे बॉस? चार लोग सुनेंगे कि क्या इसके ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या कि इसका प्रधानमंत्री इसका मेडल छीन ले? आपको कुछ दिखना बंद हो गया विनेश को, ऐसा कैसे? देखिए, ऐसा अगर सोचते, मैं मानती हूँ कि वो अगर चाहे 2 मिनट के लिए ही अगर बैठ के सोचती क्या मैं ये कर रही हूँ सही है, तो मैं मानती हूँ कि उसकी अंतरात्मा कभी इस चीज को करने के लिए जवाब नहीं देती और कभी कर ही नहीं सकती। एक खिलाड़ी के तौर पे अगर मैं अपने आप को उस जगह पे रख के देखूं, तो मैं मानती हूँ कि मैं ये सब चीजें कभी नहीं करती। मेरे लिए मेरा देश पहले है। राहुल गांधी की तरह नहीं है कि विदेशों में जाकर अपने देश को बदनाम करना, बार बार अपने देश के लोकतंत्र के ऊपर उंगलियां उठाना, संविधान को गलत बताना। संविधान, देश के अंदर कहते हैं कि संविधान जो है वो बदल देंगे मोदी जी, और देश के बाहर जाके कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, और फिर देश के बाहर ही जाकर, और जो कि हमारे सबसे बड़े कंपटीटर भी चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, और बहुत सारी कंट्रियां हैं। हम ही अपने देश की बदनामी अगर करेंगे तो हमारे देश का अच्छा कौन बताएगा? सही बात। ये सोचने की चीज है। हम उनकी तरह नहीं है कि हम ये सोचे कि, क्योंकि पशु पक्षी भी अपने बच्चों को पालते हैं, अपने अपने बच्चों के लिए तो वो भी सोचते हैं, लेकिन देश के बारे में सोचना चाहिए। आपको लगता है विनेश चुनाव जीतेंगे? देखिए, मैंने वहां पे अभी कोई ज्यादा पता नहीं है अभी क्या स्थिति है, लेकिन काफी टफ मुकाबला जो है सुनने में आ रहा है कि काफी टफ होता जा रहा है। मुझे ये भी बताइए कि क्या, एक तो जो हमने इसका कॉन्सिक्वेंसेस समझने का प्रयास किया कि भाई यूथ जो है उस पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस विनेश वाले घटनाक्रम का। दूसरा, अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखना शुरू किया कि जो विनेश जो है वो एक विधानसभा टिकट के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकती है कि उनके मेडल के साथ ये हुआ वो हुआ, जो भी चीजें, उन पे कैसे भरोसा किया जाए कि उन्होंने जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया था वो सही था, या उसमें आरोप जो लगाए वो सही थे। तो अब उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो विनेश का प्रदर्शन था वो सही था भी या नहीं, या वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। देखिए, लोग ओबियसली जो चीजें लोगों के सामने आप रखोगे, वो कहते हैं किसी के सामने आप परोसोगे खाएगा वही। तो आपने लोगों के समक्ष क्या परोसा है, आपने लोगों के समक्ष क्या दिखाया है, क्या रखा है, लोग उसी चीज पे बिलीव करेंगे। अंदर की क्या चीज हकीकत वो तो आप ही जानते हैं, आपका दिल जानता है या आप जानते हैं। लेकिन लोगों को जो दिख रहा है वो तो उससे एनालाइज करके कि हमें ये चीज सही लग रही है, ये चीज गलत रखी है, उस चीज को सही राह दिखाना वो हमारा फर्ज था। अगर आप सही हैं तो उस चीज को सही दिखाइए, तो सही, वो सही दिखने भी तो चाहिए। जो जंतर मंतर सबके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है उस चीज के। जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और जो विनेश ने उस वक्त आरोप लगाए, आपको लगता है उसके पीछे भी कुछ पॉलिटिक्स थी? देखिए, मैं इतना कहूंगी कि वो सब चीजें जो हैं वो कोर्ट के अंदर हैं। अभी कोर्ट के अंदर उस सही गलत कहना मेरे लिए, मैं मानती हूँ, उचित नहीं है। लेकिन जो भी हमें न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा है कि न्यायपालिका जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत और न्यायिक जांच हो, यही मैं कहना चाहूंगी। और जो भी फैसला होगा, ऑफ कोर्स हमारा कोर्ट जो है, जिसको हम
न्याय के रूप में देखते हैं और देश की सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो उसको देख रही है, तो उनका जो भी फैसला आएगा वो सबको ये तो बताइए कि क्या विनेश ने जो आरोप लगाए, वो कभी उसने आपसे या महावीर जी से परिवार के अंदर कभी डिस्कस किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? देखिए, अभी तक किसी भी इस चीज के ऊपर मैं कहूंगी कि इन सब चीजों के ऊपर कहना, क्योंकि मैं भी उस दौरान बहुत सारी चीजों के अंदर से निकली हूँ, तो ये सब चीजें मेरे लिए कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मैं एक दायरे में बंधी हूँ और मैंने कुछ चीजें साइन भी कर रखी हैं। सारी चीजें ओपनली कह नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। वो जो कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम सबको मंजूर। आपने जब आपका रेसलिंग करियर था, उस दौरान आपने कभी फेडरेशन के अंदर कुछ इस तरह का सहा, देखा या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? देखिए, मैं इतना कहूंगी कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हर चीज का एक अपना दायरा है, हर चीज का एक अपना रास्ता है। हमें उसके तहत उन सब चीजों जो भी चीजें गलत हुई हैं तो मैं कहती हूँ कि उनको सही करना चाहिए और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और जो गलत हुआ है तो उसको सही करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। गलत के साथ ये नहीं है कि हम भी गलत कर बैठे, हमारा फर्ज है कि उसको सही कैसे किया जाए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके साथ कभी किसी ने इस तरह का प्रयास किया कुछ गलत करने का? देखिए, मैंने यही कहा कि मैं अपनी अगर मैं बात करूँ तो मैं सबके अकॉर्डिंग मैं अपनी व्यू नहीं रख सकती। हर किसी का अपना एक दायरा है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का अपना एक दायरा है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे मैं इतना कहूँगी कि मेरे साथ गलत होगा तो मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। मेरी एक इतनी एक आरोप ये भी लगा कि कुछ लॉबिंग चल रही है फेडरेशन के अंदर। इस घटना को थोड़ी देर छोड़ देते हैं और आपने कहा चूंकि अदालत में तो हम इसके बारे में अभी उतनी बात नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल जो एक आरोप है कि हरियाणा लॉबी वर्सेस यूपी लॉबी, क्या ये ऐसा कुछ फेडरेशन के अंदर हो रहा है क्या? देखिए, सब चीज़ें चलती हैं। मैं ये प्रॉपर ये नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें मतलब सही रास्ते पे हैं। कुछ चीज़ें इधर भी ठीक, मतलब कुछ चीज़ें इधर फेडरेशन की तरफ से भी गलत थी, कुछ चीज़ें खिलाड़ियों की तरफ से भी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हर कोई अपनी जगह सही है, हर कोई अपनी जगह गलत है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आपने वो रूल रेगुलेशन जो थे, वो किसी खिलाड़ी के लिए फॉलो कर दिए, किसी खिलाड़ी के लिए अनफॉलो कर दिए। जैसे क्या जिस रूल रखे? फॉर रूल रेगुलेशन, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी ट्रायल्स को लेके देख लीजिए, फॉर ट्रायल्स को हमारे आउट ऑफ, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी अगर जैसे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आता है तो वो वेट इंडिया क्वालिफाई होता है, न कि वो खिलाड़ी क्वालिफाई होता है। तो हमारे इंडिया में क्या था कि जब से मतलब कुश्ती स्टार्ट थी तब से लेकर अभी तक ये रूल था कि जो क्वालिफाई जो खिलाड़ी करके आएगा उसी को ही ओलंपिक के अंदर भेजेंगे। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर रूल थोड़ा डिफरेंट था कि वो कंट्री क्वालिफाई होती, फिर उसके बाद ट्रायल होती है, ट्रायल में जो फर्स्ट आता है वो जाता है। और यहाँ पे ये रूल था। अभी रूल जो हमारे WFI की तरफ से जो रूल बदले गए थे, उनमें एक पॉइंट ये था कि रूल तो बदल दिए कि भाई ट्रायल लेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें 3 बार ट्रायल का प्रावधान रख दिया कि आप जो भी जैसे मान लो 50 केजी वेट क्वालिफाई हुआ है, 53 हुआ है और 57 हुआ है, उस वेट कैटेगरी को आप तीनों इंडिया क्वालिफाई हुआ है उन 3 वेट कैटेगरी में, न कि वो खिलाड़ी। तो यहाँ पे इंडिया में आते ही उनकी ट्रायल ली जाएंगी ओलंपिक से पहले, और फर्स्ट ट्रायल के बाद फिर सेकंड ट्रायल ली जाएगी, फिर उसमें जो फर्स्ट आएगा फिर थर्ड ट्रायल ली जाएगी। तो मतलब सबसे बड़ी चीज ये कि आपने ओलंपिक से फोकस हटा के ट्रायल पे रख दिया, क्योंकि नजदीक ओलंपिक इतना नजदीक होता है, खिलाड़ी ओलंपिक के लिए फोकस करे या ट्रायल के लिए। और दूसरी चीज की वो फेडरेशन डिसाइड करेगी कि किसकी ट्रायल लेनी है किसकी नहीं। तो वो चीज जो है वो खिलाड़ी के लिए डाउटफुल है, और हो भी ओबियसली सब खिलाड़ियों के लिए कि हो सकता है कि मेरी ट्रायल ना ले, हो सकता है उनकी ट्रायल ले, तो वो आपस में खिलाड़ियों को मतलब भेदभाव की भावना खिलाड़ियों के बीच में हो गई। तो हमें क्लियर रूल रखना चाहिए, जैसे UWW के ऐसे स्ट्रिक्ट रूल रखना चाहिए। अगर किसी की खिलाड़ी ने अनडिसिप्लिन किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर किसी खिलाड़ी ने रूल में रह के खेला है तो उनको सजा क्यों मिले। तो रूल सबके लिए फेयर होना चाहिए। वो रूल जो है वो मतलब स्ट्रिक्टली लागू होने चाहिए, और ताकि खिलाड़ियों को भी ये रहे कि ये अगर हमने किया तो ये गलत है, ये अगर किया तो ये सही है। तो इसलिए कोई भी खिलाड़ी ये अभी डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि देखिए हाल के दिनों में ना जो रेसलिंग फेडरेशन है या जो
अंदर स्पोर्ट्स के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसको लेके बड़ी चर्चा हुई, जिसकी एक बड़ी वजह सुशील कुमार के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनको जेल जाना पड़ा, वो सारी चीजें हैं। आपको लग रहा है कि एक बहुत जरूरत है इस पूरे सिस्टम को ओवरहॉलिंग की या उसको चेंज करने की, और कहाँ कैसे? कहाँ चेंज की? एक तो आपने बताया ये, जी। उसके अलावा भी ये पूरा सिस्टम आपको लग रहा है शुरू से ऐसे ही गड़बड़ चला रहा है क्या? बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, और काफी अगर हम देखें तो काफी सुधार भी हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन सुधार कितना भी करते जाएं, कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश है, तभी तो कितना भी सुधार करते जाएं। और ये मेन सबसे बड़ी चीजें थी। और दूसरा ये है कि जब भी हमारे जैसे कैंप लगते हैं, तो कैंप के दौरान भी हमने देखा है कि कैंप में बहुत सारी लड़कियां तो मतलब कैंप आती नहीं हैं, या एप्लीकेशन लिख देती हैं, तो उनका कोई भी रीजन हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी अगर वो किसी कारणवश अगर घर पे जाना चाहें या उनके पेपर हैं, तो कई बार उनको भी मतलब अनडिसिप्लिन उसमें तो ये सब चीजें हमें मतलब एक स्ट्रिक्ट जो रूल जो हैं हमारे, वो रूल हमें पूरे खिलाड़ियों के समक्ष रखना चाहिए। ये आपके रूल हैं, और इस रूल के अंदर ही आप जिस तरह से खेलने के लिए रूल हैं, कि कुश्ती के अंदर मैट के अंदर जो रूल हैं, वो रूल सबके लिए बराबर हैं, और वो रूल के मुताबिक आप अगर किसी के बाल खींचोगे तो अनडिसिप्लिन हो गया, आपको मैच से बाहर कर दिया जाएगा। आप किसी के हाथ पैर तोड़ोगे, मतलब जानबूझकर एग्रेसिव होके अगर किसी की उंगली, आपने देखा होगा अगर कुश्ती का मैच, अगर कोई बाल खींचता है या आंखों में उंगली मारता है, या फिर उनको वार्निंग दी जाती है, और अगर एक बार वार्निंग में नहीं, फिर दूसरी बार वार्निंग, तीसरी बार उनको सीधा फॉल कर दिया जाता है। तो इसलिए रूल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। रूल क्लियर है तो खिलाड़ी अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपने कहा बहुत सारी चीजों में चेंज तो आया है। अगर आप 2014 के पहले की अपनी कुश्ती और उसका स्ट्रगल याद करें, उस जमाने में रेसलर्स को क्या दिक्कतें आती थी, और मोदी सरकार के आने के बाद क्या चीजें बेहतर हुई? बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है। मैं अगर मुझे लगता है गिनवाने लग जाऊँ तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम मुझे लग जाएगा क्या-क्या चीज़ें बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव तो आप देखिए कि अब से पहले किसी भी खिलाड़ी को अगर वो रिटायरमेंट में चला जाता था तो उनको कोई भी मतलब सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, खेल और खिलाड़ियों के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन खिलाड़ियों को आज पेंशन के रूप में, चाहे वो कॉमनवेल्थ का मेडलिस्ट है, चाहे वो ओलंपिक का मेडलिस्ट है, चाहे वो एशियन गेम्स का मेडलिस्ट है, हर उसका एक कैटेगरी बनाई कि उनको इतना सम्मान मिलेगा और उनको इतनी पेंशन दी जाएगी। तो ये पहले बहुत पेंशन बड़ी नहीं चीज, मिलती थी? पेंशन नहीं मिलती थी। ओह। ये पेंशन सिर्फ पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। आप अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो उनकी इनामी राशि 5 लाख थी पहले, जब अवार्ड मिलता था, उसकी राशि बढ़ाकर 15 कर दी गई है। और जो खेल रत्न जो मिलता था, उसकी राशि 25 या शायद 30 इतना किया है। तो आप डिफरेंस आप खुद देखिए, मतलब कहाँ 5 लाख, कहाँ 15, कहाँ 7 लाख के पक, और कहाँ 25-30 लाख। तो ये बड़ी चीज़ है। तो ये कहीं न कहीं, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक ट्विटर के माध्यम से एक आवाज़ उठाई थी। मुझे नहीं पता इतना सीरियस मेरी बात को लिया जाएगा, और मैंने कहा कि जो खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी के नाम पे मिलता था, जो देश का खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो खेल रत्न अवार्ड था। और मैंने कहा कि राजीव गांधी जी कौन-सा मतलब खिलाड़ी थे जो आज राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड मिलता है। मुझे लगता है कि इसको किसी न किसी अच्छे खिलाड़ी के नाम पे ये अवार्ड मिलना चाहिए, ताकि लेने वाला खिलाड़ी भी ये, उनको भी ये गर्व महसूस हो कि आप किसी खिलाड़ी की जिससे प्रेरणा लेकर आपने वो मेडल जो है वो अचीव किया है, और उसके रूप में आपको ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ को इतनी गंभीरता से लेते हुए, और ध्यानचंद अवार्ड के रूप कि ध्यानचंद खेल रत्न उसका नाम रखा गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कितनी छोटी-छोटी बारीकियों के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं। जो मैंने चीज़ कभी सोची भी नहीं थी, वो चीज़ को उन्होंने रखा है। तो ये अपने आप में ये चीज़ें बताती हैं कि उनका खेल और खिलाड़ियों के प्रति ना सिर्फ ध्यान है, बल्कि वो निर्णय लेने के लिए भी 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। हाँ, और मतलब इस तरह की सोच कि किसी खिलाड़ी के लिए मुझे कुछ खरा। आप सुशांत जी, आप देखेंगे टारगेट ओलंपिक पोडियम, मैं 2015 में ये स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, और 2016 में ओलंपिक से पहले इस टारगेट ओलंपिक पोडियम की मैं
सुविधा ले चुकी हूँ, तो मुझे आज पता है कि गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये जो स्कीम खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आने के लिए ये बहुत जरूरी थी। मैंने नीरज चोपड़ा को देखा इस स्कीम के तहत, वो बहुत साल में मुझे लगता है हो सकता है 6 महीने भी उन्होंने बाहर ट्रेनिंग की हो। ये उसी स्कीम के सुविधा के अनुसार। उनका खुद का एक फिजियो होता था, उनका खुद का एक ट्रेनर होता था स्पेशल नीरज चोपड़ा के ऊपर, एक कोच, एक फिजियो, एक डॉक्टर, और उनके और कोई अगर उनको स्टाफ की या उनको कोई भी चीज़ की हेल्प की जरूरत है, या इंजरी की कोई रिहैब करवाना है, या कोई भी इंजरी होगी, कोई मेजर इंजरी हो गई तो उनका ऑपरेशन कराना हो, हर वो सुविधा दी गई है। सारा खर्चा सरकार उठाएगी। सारा खर्चा सरकार उठाती है। और इतना ही नहीं, उनकी किट वगैरह का भी खर्चा, जितना भी उनका एक अमाउंट रखा है, और हर महीने भी उनको अलग से अमाउंट दिया जाता है इन सब सुविधाओं के अलग, और पूरे साल मिलता है वो। आप तो नीरज का बता रही हैं, मैंने तो पढ़ा कि विनेश पे बहुत खर्चा हुआ है। विनेश हो चाहे नीरज हो, मैंने खुद उसका फायदा लिया है, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे रवि दहिया हो, चाहे दीपक पूनिया हो, कितने खिलाड़ियों को मैं बताऊं जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग की है, उन खिलाड़ियों ने इस टारगेट ओलंपिक पोडियम की सुविधा ली है, और आज वो देश के लिए मेडल लेके भी आए हैं। और पहले आप लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता था, क्या सब था? कुछ अपनी जेब से, अपनी जेब से। हालांकि सरकार, बहुत बार ऐसा होता था सुशांत जी कि मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो 3 बार मैं इंडिया में ट्रायल देकर फर्स्ट आ गई, लेकिन मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी टीम जाएगी या नहीं, और टीम भी चली गई तो मैं जाऊंगी या नहीं। ऐसा 3 बार मैं, मतलब मेरी जो पूरी टीम जो खिलाड़ियों की गई है, तो उसमें से 2-3 खिलाड़ी रह गए हैं, और 3-4 खिलाड़ी वहां पे पहुंचे हैं। ये क्या हिसाब था? हिसाब ये कि वीजा नहीं लगा। आज हम अगर देख रहे हैं तो यही हमें कि वीजा नहीं लगा है, या तो एंड टाइम पे उनको क्या नाम है भेजते थे, कोई भी अगर कुछ छोटी मोटी अगर कमियां भी हैं तो उनको इतना टाइम होना चाहिए कि उनको ठीक कर दें। लेकिन 2014 के बाद अगर मैं कहूं तो एकाध कोई इंसिडेंट हुआ हो तो मुझे पता नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उसके बाद किसी भी खिलाड़ी का ऐसा हमने कभी सुना नहीं है कि उनका वीजा नहीं लगाया और या टीम नहीं गई। इनफैक्ट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद विनेश का भी उन्होंने ट्वीट भी किया था कि उनका जो शेनेगन वीजा है वो सरकार ने दखल करके जो है वो जल्दी कराया, जिसके लिए वो ट्रेनिंग के लिए जो है वो बेहतर समय पे बिल्कुल पहुंच पाए। बिल्कुल, ये सच्चाई है। तो सरकार मतलब पूरा फोकस जो है अपने खिलाड़ियों से मेडल दिलवाने के लिए, पूरा फोकस, उनकी जो टेंशन है, उनकी जो हेडेक है, वो सरकार लेके बैठी है कि हमारे खिलाड़ी फ्री माइंड होके खेले वहां पे, अपने देश के लिए मेडल लेके आए, टेंशन लेने के लिए हम बैठे हैं ना। इस तरह से मतलब एक पिता और बेटे की तरह खिलाड़ियों को देखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सही बात है। और 2014 के पहले आप लोग का जो डाइट होता था, ये सब आपको खुद मैनेज करना पड़ता था? डाइट हालांकि देती थी, लेकिन डाइट का भी क्या नाम है बहुत बड़ी है। पहले मुझे लगता है 100-150 रुपए में डाइट मिलती। 100-150? 100-150। उसमें क्या आता है? अब आप देख लीजिए, 2010 से पहले की बात कर रही हूँ मैं। जो और 2010 में आपको मैं बताऊं, आज जितने भी कोचेस खिलाड़ी अपना जो भी कोच को रिकमेंड करता है, उनको पैसा मिलता है। सुशांत जी, 2010 में जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स खेले थे दोनों बहनें, मेरे फादर को 1 रुपया नहीं मिला, और हम खेल मंत्री उस टाइम अजय माकन जी थे, मैं भी थी, और भी बहुत सारे कुश्ती के खिलाड़ी थे। हम लोग जाके उनसे मिले हैं, हमने रिक्वेस्ट की है कि सर हमारे कोचेज ये हैं, इन्होंने ट्रेनिंग करवाई है, आपको अगर सरकार के रूप में उन जो कोचेज जो कैंप में थे उनको आप तनख्वाह दे रहे हैं, उन कोचेज को क्या मिला जिन्होंने हमारे बचपन से लेकर इतने साल मेहनत, 10 साल मेहनत करवाई है, उन कोचेज को क्या मिला? न तो उनको वो तनख्वाह मिलती है जो आप कैंप के दौरान देते हैं कोचेज को ट्रेनिंग के लिए, और न ही उनको जो इतनी मेहनत करके जो एक खिलाड़ी जब मेडल लेके आता है उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। ये सिर्फ मेरे कोच या मेरे फादर की बात नहीं है, उन खिलाड़ियों को भी नहीं मिला जो और भी खिलाड़ी जिन्होंने मतलब ग्राउंड से मिट्टी से निकाल के उनको तैयार किया और देश के लिए जब मेडल लाने के काबिल हो गए, उन कोचेज का क्या? सही बात। लेकिन आज हमारी सरकार ने ऐसा व्यवस्था की है, ऐसी सुविधा की है कि जो खिलाड़ी जिस कोच को रिकमेंड करेगा उनको वो पैसा मिलेगा। अच्छा। जो इनामी राशि वो उनको मिलेगी।
आपको चूंकि अभी मैंने देखा महावीर जी ने कह भी दिया मुंह पर ही कि अगर इनको इतना ही कुछ देना था तो पहले दे देते। कांग्रेस ने कभी आपको, आपके परिवार को, महावीर जी को कुछ ऐसा सम्मान दिया कि भाई आपने इतने बड़े रेसलर्स क्रिएट किए हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, आज तक कोई भी सम्मान नहीं दिया। अभी इलेक्शन है तो पहुंच गए थे सिर्फ मेरे फादर को द्रोणाचार्य अवार्ड भी 2016 में मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और बगैर सिफारिश के मिलता है। और मुझे द्रोणाचार्य मेरे सॉरी फादर को द्रोणाचार्य मिलता है, और मुझे 2015 में अर्जुन अवार्ड जब मिला था, बिना सिफारिश के मुझे मिला है। और उससे पहले अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, मैंने 3 बार अप्लाई 2013 और 14 में अप्लाई किया है मैंने अर्जुन अवार्ड के लिए, लेकिन मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। अगर आप अचीवमेंट उठा के देखेंगे तो दिन रात का अचीवमेंट का फर्क है। और 2016 में, जबकि मेरे फादर को 2010 में द्रोणाचार्य मिल जाना चाहिए था, उनको जब 2016 में उनको द्रोणाचार्य मिलता है, तो ये सब चीजें आप खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब पहले कितना खेल के तरफ ध्यान था और अब कितना खेल की तरफ ध्यान है। बबीता फोगाट की कहानी तो दर्शकों ने दंगल में देखी है, लेकिन बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं कि कितने रेसलर्स क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, किनके खेत बिक गए, किनके घर बिक गए। आपकी तो दंगल में हमने थोड़ी बहुत कहानी देख ली, उसके अलावा भी क्या, चूंकि कोई मदद वैसी सरकार से मिली नहीं, आपको ध्यान है कि महावीर जी ने क्या क्या आर्थिक तौर पे कुर्बान किया है आप लोगों को यहाँ तक पहुंचा? मेरे पापा ने खुद 2 नौकरियां छोड़ी हैं हमें पहलवान बनाने के लिए। मेरे पापा घर का बाहर का भी देखते थे। मेरी माँ सरपंच रही हैं, 1995 से मेरी माँ सरपंच रही हैं, और उन्होंने गांव का वो काम भी संभाला है। मुझे याद है कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, और हम लोगों को पहलवान भी बनाया है और गांव को भी देखा है। बाहर का काम भी उनको संभालना, कि आर्थिक रूप से भी परिवार ने भी बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे नहीं कह सकते कि परिवार ने नहीं किया, परिवार ने भी किया है। और जब हम दंगल खेलने जाते थे तो मुझे आज भी याद है कि दंगल में जाते थे, कोई 50 रुपए देता था, कोई 100 रुपए देता था, कोई 500 रुपए देता था। उस टाइम पे तो 500 रुपए बहुत बड़ी चीज बहुत थी। बड़ी चीज। तो ऐसे लोग जब प्रोत्साहन करते थे, उस प्रोत्साहन की वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अद्भुत तो तब नहीं रही होगी कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, वैसा तो है नहीं, नहीं। हम और एक मध्यम परिवार से आते हैं। और उसके बावजूद महावीर जी जो हैं वो, उन्होंने विनेश को भी बुला लिया कि आओ तुमको भी ट्रेन करूंगा। सभी बहन भाइयों को, मेरे पापा और 6 भाई हैं वैसे तो। 3 भाई जो पापा से 2 जो भाई छोटे थे, और मेरी माताएं तीनों बहनें हैं, और मेरे पापा और तीनों भाई। तो इसलिए चाचा, ताऊ और मौसी होगी एक दूसरे की। तो मेरी माँ सबसे बड़ी है, तो सारी बहनें हम माँ ही बोलते थे, मेरे भाई हो या बहनें, क्योंकि गांव के अंदर आप देखेंगे तो बड़ा होता है तो उसको माँ बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको छोटी माँ बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे तो ही ये मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत। हम, क्योंकि हम तो बच्चे थे, और कहते हैं कि माँ बाप के आगे अगर माँ बाप बच्चों के साथ खड़े हैं तो बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं होती है। सही बात। समाज की, सोसाइटी की भी आप चीजें देखेंगे तो वो भी प्रेशर उनके ऊपर था कि क्यों बोले इनको छोरियां की जिंदगी बर्बाद करे, इससे अच्छे पढ़ा लिखा ले, कुछ डॉक्टर बन जाएंगे और कुछ बन जाएंगी। ये पहलवानी के अंदर इनके कान टूट जाए, कोई शादी भी नहीं करेगा। मतलब यहाँ तक के बातें रखते थे। लेकिन मेरे पापा एक ही बात कहते थे कि बेटा इनका काम है बोलना, आप अपनी मेहनत करो। और पापा ये भी कहते थे कि बेटा एक दिन तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि एक दिन नौकरियां तुम्हारे पास चल के आएंगी। हम अपने पापा पे हंसते थे, हमें इतनी जानकारी नहीं थी, हम हंसते थे कि पापा भी कैसी बात कर देते, नौकरियां भी कभी चल के आते हैं। वास्तव में वो चीज हमने देखी, हकीकत कि हमने उस काबिल इतनी मेहनत करके जब देश के लिए मेडल हमने जीता है, तो वो सम्मान हमने देखा भी है। आप लोगों को कभी ऐसा दौर भी आया कि ऐसा लगा कि आर्थिक वजह से या दूसरी वजहों से रेसलिंग छोड़नी पड़ेगी, ऐसा लगा कभी? हमें कभी महसूस नहीं हो, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी इस चीज को महसूस ही नहीं होने दिया। हालांकि हमें पता था कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में आते थे और मायूस भी होते थे, लेकिन कभी परिवार से, कभी किसी से लेके थोड़ा हेल्प किसी ने कर दिया, तो यही था कि छोटी सी हेल्प हो गई तो अभी कुछ जितना टाइम का अगर खर्चा निकाल पाते हैं उस टाइम का निकाल लें।
हमने बहुत सारा काम किया है। सुशांत जी ऐसे ही पहलवान अकेली पहलवानी नहीं की है, हमने साथ में घर का काम भी किया है जो एक आम लड़की करती है। हमने भैंसों को चारा भी डाला है, सिर के ऊपर चारा लेके भी आए हैं, बरोटी बोले आकर बरोटी भी सिर पर लेके आए हैं। हमने घर का खाना, कई बार ऐसा होता था मेहमान बहुत आते थे तो माँ की हेल्प भी करते थे, खाना बनाने के लिए भी, घर का झाड़ू पोछा भी करते थे, अपने कपड़े लत्ते खुद प्रेस करते थे। मतलब माँ बाप ने इंडिपेंडेंट बनाया है। ये नहीं कि सब कुछ अगर पहलवानी कर रहे हो तो सब कुछ आप माँ बाप करके देंगे, नहीं, उन्होंने इंडिपेंडेंट बना है कि कल को अगर हम साथ में ना तो खाना बना के खा सको। तो उन्होंने इस तरह से हमें बनाया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। और हमेशा पापा यही कहते थे कि हम 24 घंटे तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, हर चीज तुम्हें खुद हैंडल करनी आनी चाहिए। हाँ, लेकिन आज मैं आपको सुन रहा हूँ और आपकी बातों में देश साफ दिख रहा है कि महावीर जी ने आप लोगों को किस तरह से ट्रेन किया है। लेकिन फिर जब विनेश को देखता हूँ तो लगता है कि ट्रेनर एक होने से भी चीजें, प्रोडक्ट जो है वो अलग हो सकता है, कि उन्होंने देश को भी ताक पे रख दिया जब उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी थी। बिल्कुल, देखिए ये सब चीजें कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। मैं मानती हूँ कि हर देशवासी को ये चीज तकलीफ देती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए थे। और मैं मानती हूँ कि किसी दिन वो अगर कभी बैठकर उनको समय लगेगा, बैठकर सोचेंगे तो ये तकलीफ शायद उनको भी होगी कि उन्होंने क्या किया है। ये भी बताइए, जो दंगल फिल्म में हमने आपकी कहानी देखी है, वो फिल्म में जितना दिखाया वो सारा सही दिखाया था? 90% सही था, लेकिन 10% तो क्योंकि थोड़ा मूवी है तो मसाला थोड़ा लगा। मसाला तो हाँ उसमें जैसे हो। उसमें, जैसे वो महावीर जी लास्ट में रूम में बंद हो जाते हैं, वैसा नहीं हुआ होगा शायद। हाँ, वैसा नहीं हुआ, लेकिन वो भाव वैसा था। मैंने बताया कि जब अब ये देखिए 2010 के बाद जो मैंने बताया कि उनको कुछ भी सम्मान नहीं मिला। जिस कोच ने मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ तक एक नहीं 2 बेटियों ने देश के लिए मेडल जीता है उसी कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। और उसी कॉमनवेल्थ गेम्स की वो घटना दिखाई गई है 2010 की। तो उसमें क्या था कि पापा चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को जाके वहां पे दांव पेच, क्योंकि पापा की ट्रेनिंग करवाई हुई, क्योंकि जिस कोच ने 10 साल तक ट्रेनिंग करवाई है वो बेहतर जानता है न कि उस 6 महीने मेहनत करने वाले कोच से, कि उन्होंने 6 महीने या साल इतनी मेहनत करवा दी। लेकिन पापा वहां पे पटियाला में रह के भी हमें सुबह 4 बजे वहां पे 6 बजे तक ट्रेनिंग करवाते थे, उसके बाद हम कैंप की ट्रेनिंग करते थे। तो ये मेहनत उन्होंने करवाई है। आपने फिल्म में भी देखा होगा कि वहां पे देख रहे हैं कि हम हाँ। कई बार हमारे गेट भी बंद कर देते थे। तो वो सब चीजें, वो भाव जो है वो महसूस करने वाली चीजें थी। तो मतलब फिल्म में, दंगल में जो महावीर जी को दिखाया कि कमरे में बंद हो गए, वो एक्चुअली नहीं हुआ। वो भाव था कि भाई कैसे वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। सरकारी तंत्र के सामने। जी, ओके। जी। और फिल्म में जो ये दिखाया था कि आप लोगों के थोड़े हाव भाव बदलने लगे जब आप इंटरनेशनल उसमें गई और अवार्ड मेडल मिलने लगे, देखिए ऐसा थोड़ा हुआ था? थोड़ा बहुत जब क्योंकि हम भी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, थोड़ा बहुत जब बाहर जाते हैं तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, हर कोई भी ऐसी नई चीज़ दिखेगी या कोई अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन उस टाइम को सँभालना, चाहे माँ-बाप के तौर पे, कोच के तौर पे, जिस तरह से उन्होंने सँभाला है या सँभाल के रखना, वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। कि उस टाइम पे पापा एक बात कहते थे कि हवाबाजी में मत आइए। ये कोई बड़ा मेडल नहीं जीतता। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि तुमने बड़ा मेडल जीत लिया, कुछ बड़ा अचीव कर लिया, कभी नहीं उन्होंने महसूस होने दिया। हमेशा हर चीज़ को, मुझे याद है कि मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, उससे पहले कभी किसी ने जीता नहीं था वुमेन्स में, मैं पहली बार सिल्वर मेडल जीत के लेके आई। और मुझे ये कि मुझे डर था कि पापा ये कहेंगे कि गोल्ड क्यों नहीं लेके आई जाते। और मेरे साथ जितने भी कोचेस या साथ में पूरे सभी खिलाड़ी गए हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि बड़ी चीज़ है ये। मैं ये महसूस ही नहीं कर पा रही कि ये बड़ी चीज़ है। मुझे ये कि पापा जाते ही ये कहेंगे कि गोल्ड, और वही हुआ। पापा ने जाते ही कहा कि गोल्ड क्यों नहीं लेके आई? मैंने कहा पापा कि रहेगी कसर, अब की बार और मेहनत करूँगी। तो बोले ज़्यादा सिर पे मत बैठियो। कभी ये सोच ले कि मैं वो ये ले आई, वो ले आई, कुछ नहीं है। गोल्ड आता तो मैं मानती कि तूने कुछ लिया है, कुछ जीता है, लेकिन गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। ये फ़िल्म में जो डायलॉग दिखा है, वास्तव में मेरे पापा ये चीज़ें कहते थे। कि मतलब गोल्ड गोल्ड होता है, उसी के लिए मेहनत। और कई बार ऐसा होता था कि बहुत बार हम टूर्नामेंट खेलने जाते थे, तो कई बार थोड़ी बहुत, क्योंकि 19-20 रहता है, तो पापा एक ही बात कहते थे,
तुम्हारी कमी है, तुम्हारी मेहनत की कमी है। एक तरफा हराओ, कौन तुम्हारे साथ चीटिंग कर देगा? हमेशा यही बोलते थे। तो फिर हमारे भी ये चीज दिमाग में बैठ गई, पापा बात तो ठीक कर रहे हैं कि अगर इतनी मेहनत कर देंगे कि किसी को एक तरफा हराएंगे तो कौन हमारे साथ चीटिंग कर देगा? तो आज भी अगर कोई बच्चे अगर मुझे मिलते हैं, कोई ऐसी बातें करते हैं, ऐसे तो ऐसे बोलते हैं, तो मैं भी उनको वही शिक्षा देती हूँ जो मेरे गुरु ने दिया था, जो क्योंकि मुझे हमें खुद उस चीज को बिल्ड करने में, अपने आप को ताकतवर बनाने में उसने हेल्प किया है। तो मैं ये कहती हूँ कि बेटा ये सब चीजें छोटी मोटी चलती हैं, अगर हो गई तो कोई बात नहीं। हो सकता है आपके देखने से ऐसा लगा हो कि आपके साथ चीटिंग हुई है और दूसरे को ये लगता हो कि उनके साथ सही है, लेकिन आप एक तरफा उनको हराओगे अगर और मेहनत करोगे तो ये सब चीजें नथिंग लगेंगी। सही बात है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी महावीर जी की जो लाइफ है, लाइफ स्टोरी है, वो इतनी इंस्पायरिंग है। स्पेशली जब दंगल बन गई तो और बहुत सारे लोगों को उसने इंस्पायर किया। आपको ध्यान है जब ये दंगल वाली फिल्म बनेगी, इसमें क्या हुआ था? वो लोग आए और बोले कि हम फिल्म बनाएंगे, वो क्या दौर था, क्या हुआ नहीं, था? एक्चुअली जब हम 2010 में मेडल जीता तो एक आर्टिकल चंडीगढ़ न्यूज में स्पोर्ट्स एडिटर थे सौरभ जी, सौरभ, आगे मुझे पूरा नाम नहीं पता, लेकिन सौरभ जी थे, मुझे याद है। वो अभी भी उन्होंने किताब भी लिखी है हमारे ऊपर, अखाड़ा करके किताब, उस सौरभ जी ने लिखा है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर के अंदर पूरा कि ऐसे ऐसे 4 बहनें हैं और 2 कजन सिस्टर हैं, वो 6 की 6 बहनें इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा मेडल लेके आ रही हैं और एक ही उनके फादर ही उनके गुरु हैं। तो वो पूरा आर्टिकल, मेरी माँ का भी उसमें लिखा है कि उनकी माँ है वो सरपंच हैं। तो वो सारी चीज़ आर्टिकल पढ़ के नितेश तिवारी जी की टीम वहाँ हमारे यहाँ पे मिलने आई थी। हम पटियाला कैंप में थे। उन्होंने पूरा सब चीज़ें, नितेश तिवारी जी भी साथ में आए थे। उन्होंने लिखा कैसे क्या, पूरी स्टोरी लिखी, उन्होंने जाना, फिर पापा से गए, पापा से जाके जाना, गाँव में आस-पास लोगों से सब पूछा कैसा क्या वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएँगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़िल्म बनाएँगे। डॉक्यूमेंट्री की उन्होंने बोला, तो उसको 2010 के बाद की बात है, शायद 11 के आसपास, 12 में बनाने का बोला था, लेकिन ये सब टाइम पीरियड बनते-बनते जाके 2016 के आसपास वो बनी है। तो इसमें इतना टाइम उसमें लग गया। तो ये पहले उन्होंने स्टोरी जानी, फिर लिखी, फिर स्क्रिप्ट सुनाई है पूरे परिवार को बैठा अच्छा। के। हाँ, पूरे परिवार को बैठा के, तब तक के कोई ये नहीं था कि कौन उस चीज़ को एक्टिंग कौन करेगा, कौन उसमें रोल निभा रहा है, तब तक ये कोई चीज़ तो फाइनल आप नहीं लोगों थी। को जब पता चला कि महावीर जी का रोल आमिर खान करने वाले हैं, तब क्या जी। रिएक्शन था? उससे पहले आमिर जी ने हमें सत्यमेव जयते में बुलाया था। ओह! सत्यमेव जयते में। हमें भी नहीं पता था कि वो इस रोल के लिए सत्यमेव जयते के बाद ये चीज़ें फाइनल हुई हैं। उन्होंने जो बताया कि मैं तो ये रोल निभाने वाला ही नहीं था। मैंने तो मना कर दिया था। लेकिन जब ये स्टोरी पूरी सुन तो ली थी, मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं एकदम से 4 बच्चों का बाप मैं बन जाऊँगा, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर बोला ये कहानी जो थी, ये स्टोरी जो थी वो मेरे दिल और दिमाग से नहीं निकल रही थी, तो फिर मैंने यस किया। और आपने जब पूरे परिवार ने दंगल देखी, तो उस वक़्त रिएक्शन क्या था? देखिए क्या है, हम जब ज़िंदगी जीते हैं, तो वो ऐसा सिनेमा टाइप नहीं जीते हैं, लेकिन जब उसको देखते हैं, तो क्या फ़ील था? ऐसे लग रहा था कि अच्छा हमने ये भी किया है, अच्छा हमने ये भी अचीव किया है। तो मतलब अपने आप को देख रहे थे कि हमने ये चीज़ें किया है और आज हम ये इतना अचीव करने के लिए हमने ये सब चीज़ें, वो पूरा एक बचपन जो था अपना, उसमें अपने आप को देख रहे थे कि हमारा पूरा बचपन दोबारा से ताज़ा हो गया। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी रियल लाइफ़ को कभी बीच-बीच में थोड़ा फ़िल्म टाइप कुछ शूट करके देखें ना, तो कई बार डिप्रेशन चला जाता है। उसको देख के लगता है यार अच्छा तो किया है, फिर क्या है? मतलब जैसे मैं अगर देखूँ 20-22 साल पहले अगर आप करियर शुरू करें और बिहार से आए, पटना से, मेरे भी परिवार में कोई जर्नलिस्ट नहीं, कुछ नहीं और आप आए और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते यहाँ आए। तो जब आप उस प्रक्रिया में हैं तो पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा रुक कर ऐसे फ़िल्म टाइप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो कुछ शानदार है। तो जी, आपकी जी। फ़िल्म भी बड़ी शानदार थी। अच्छा फ़िल्म ने तो बहुत पैसे कमाए, उन लोगों ने आप लोगों को कुछ पैसे दिए कि नहीं दिए? देखिए टीवी पे कहना शायद डिफिकल्ट है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो होना चाहिए था वो नहीं, नहीं दिया? जो होना चाहिए था। हुँ।
लेकिन हमें भी नहीं इतने जानकारी नहीं थी, हमें भी नहीं पता था, गाँव से आए थे, हम भी इतनी जानकारी नहीं। आपको पता है कि वो प्रोफेशनल लोग होते हैं सब लोग, और आप गाँव देहात के किसी भी आप उनको लेके आप जाएँगे, तो इतनी सारी चीज़ें सब जो दिखती हैं वो चीज़ें होती कुछ और है। तो फिर तो उन्होंने छोटा दिल दिखाया, इतने 100 करोड़, कितने 6-8 हजार करोड़ से ज्यादा कमाया। आई थिंक 2,000 करोड़। हाँ, और जिसकी कहानी है उसको ही ढंग से उसको पैसा नहीं दिया, ये तो छोटा दिल दिखाया फिर। पर जितना भी दिया हमारे लिए, मेरे पापा ने एक ही बात कही थी कि हमारे लिए वो बड़ी चीज है कि हमें लोग जो सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, यही बात पापा ने कही थी, हाँ, और फिर उन्हीं भी के लिए उन्होंने ये कहा कि इतना बड़ा सम्मान देश के लोगों ने दिया, हमारे लिए वो बड़ी चीज अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आपकी कहानी तो इतनी इंस्पायरिंग है, आपकी जो शादी है वो प्रेम विवाह है? है। जी। तो ये कुश्ती के बीच में आपको जो है प्रेम करने का वक्त कैसे मिल गया? एक्चुअली आप ये देखेंगे, ये भी एक फिल्मी स्टोरी की तरह ही अच्छा। आप देखेंगे। मैं बहुत इन सब चीजों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थी, इन हम्म। सब क्योंकि पापा के जो दिए हुए संस्कार गांव देहात से निकले हुए थे, तो मैं अपने लाइफ में क्लियर थी कि, और मेरे पापा ने साफ बोला हुआ था, हालांकि कभी उन्होंने इस चीज के लिए मना नहीं किया कि लव मैरिज के वो कभी खिलाफ थे, खिलाफ कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि बेटा पहले अपने लक्ष्य को जो है उसको अचीव करो, उसके पास जब जिसके साथ भी कहोगे कि मुझे उनके साथ शादी करनी है, अब अच्छा लड़का होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पापा ने बहुत क्लियर चीज हमारे माइंड में पहले से ही डाल रखी है। नहीं तो ऑब्वियसली ये होता है कि लोग घर के बाहर जा रहे हो, ये नहीं, तो ये एक चीज थोड़ा कहीं ना कहीं संतुष्टि भी देता है। और हालांकि मैं इन सब चीजों में तो मैं कभी किसी लड़के को कभी देखती नहीं थी, कभी किसी की तरफ कभी बातचीत की, तो जो काम है उतना ही बोला और जस्ट अपना काम। तो ऐसे ही जब मैं विवेक जी से मिली नहीं थी, हालांकि इन्होंने मेरी बड़ी बहन, क्योंकि मैं बड़ी बहन को बहुत मानती हूँ, हमेशा उन्होंने एक माँ की तरह मेरी केयर की है। कैंप के दौरान हम दोनों साथ में रहते थे, ट्रेनिंग पार्टनर भी एक दूसरे के साथ थे, और एक दोस्त की तरह भी साथ पले, साथ बढ़े, साथ पढ़े हैं। तो एक बड़ी बहन की तरह तो उन्होंने मेरी, मैं फोन रखती भी नहीं थी, बड़ी बहन फ़ोन रखती थी। तो बड़ी बहन को फ़ोन करके पहले बड़ी बहन को उन्होंने समझाया, बुझाया कि ऐसे-ऐसे, तो उनको उन्होंने ये टेक्निक अच्छी अपनाई। उनको पता था कि बड़ी बहन की मानती है, वो हाँ। जो बोल देगी, वो जो कहेगी। तो बहन को बोला तो बड़ी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। तो मेरी बहन ने कहा कि वो लड़का ऐसे-ऐसे आपको पसंद करता है। तो मैंने कहा कि छोड़िए, ये सब चीज़ें बकवास की बातें होती हैं, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। मैं मतलब ऐसी थी कि मैं किसी लड़के पे बिलीव ही नहीं करती थी। ओह! मेरे मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी क्यों थी, या फिर आस-पास ऐसी घटनाएँ घट रही थी जिसकी वज़ह से मैं ऐसी हो गई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं पहले अगर आप देखेंगे, जो एक गाँव देहात की लड़की, मैं इतनी शाय थी, मैं बोलती भी नहीं थी। लेकिन ये जो चीज़ें मुझे, जो मेरी झिझक और ये सब चीज़ें निकाली हैं, ये मेरे माँ-बाप ने जो मुझे बाहर भेजा है, मुझे खुद हर चीज़ को एनालाइज़ करने का मौका मिला, हर चीज़ को समझने जानने का मौका मिला, तो उससे मैं इतनी मतलब आज बोल पा रही हूँ ओपनली, सारी चीज़ें इतना मैं कह पा रही हूँ। तो उस सब चीज़ से कि ये हुआ कि मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ा, फिर उन्होंने कहा कि एक आधी बार बात में कभी वैसे हम ट्रेनिंग के लिए जाते थे, तो वो आ जाते थे। तो मैंने कहा कि मैं न कभी उनको देखूँगी, न मुझे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर कोई आदमी ऐसे करता है, तो आपका दिमाग कभी न कभी किसी पॉइंट पे बैठे हो या कभी आपका चला जाता है, और फिर उसके बाद में ये 1-2 साल निकल गए, मैंने कभी बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। हाँ, तो फिर एक दिन जब मुझे 2016 में मुझे याद है कि 2016 में मुझे जब मैं ओलंपिक खेल के आई थी, तब मुझे फ़ोन मिला था गिफ्ट के अंदर, ओलंपिक्स के दौरान। उससे पहले मैं फ़ोन रखती नहीं थी, और मैंने पूरा फ़ोकस अपने गेम के ऊपर किया। तो मैंने इनको एक ही चीज़ बोली थी उनसे पहले कि मेरी बात जब हुई थी, कि फ़ोन करूँगी तो मैं ही करूँगी, आप कभी मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर कहीं पे भी टूर्नामेंट में या कहीं भी आप मेरे सामने आ जाएँ, तो रास्ता बदल लीजिएगा, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूँगी। अरे बाप रे! और कभी आप सामने अगर होंगी, तो मैं देखूँगी, ना मैं बोलूँगी, और ना आप मेरे से बोलने की कोशिश करिएगा।
तो मैं ये मानती हूँ कि मैंने जो चीज़ कही उनको, और मैंने कहा कि चाहे मैं 2 साल में बात करूँ, चाहे 3 साल में फ़ोन करूँ, फ़ोन मैं करूँगी, लेकिन मेरे पे बिलीव करना कि मैं करूँगी ज़रूर आपको। और उन्होंने उस बिलीव को उन्होंने बना के रखा। कम से कम मेरी शादी हुई है 2020 के क्योंकि इलेक्शन के जस्ट 2020 आ ही गया था, दिसंबर में हुई 19 में। तो वो ये 4-5 साल उन्होंने मेरा वेट किया। क्या बात। मैं मानती हूँ कि ये एक सच्चा आदमी जो है, प्यार करने वाला लगा लो या सच्चा प्रेम करने वाला ही व्यक्ति इतना वेट कर सकता है। हम्म। लेकिन वो आपसे घबराते भी हैं, मतलब कभी खाना आने में देर हो तो उनको पता है कि मेरी बीवी रेसलर है, जरा जोर से बोल नहीं सकते। नहीं, उनको ये पता है कि ये या तो बोलेगी नहीं, बोलेगी तो जितनी ज़रूरत है उतनी बोलेगी। तो उनको ये बिलीव है। जितना बिलीव मेरे माँ-बाप को मेरे पे था, इतना ही बिलीव सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को नहीं, मेरी ससुराल पक्ष के जितने परिवार के सास-ससुर, उनको भी इतना ही बिलीव है। अपने बेटे से ज़्यादा मानते हैं, अपने बेटे से ज़्यादा मेरे पे बिलीव करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे हस्बैंड और ऐसा परिवार मुझे मिला। नहीं, और वो मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप ना वो दो तरफा होती है, कभी एक तरफा नहीं हो सकती। आपने अगर उन्होंने आपके फोन के लिए 4 साल वेट किया, या जब जब आपने कहा कि मैं करूंगी तुम मत करना, तो उन्होंने वेट किया, तो आपने भी वो वेट ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, आपने भी फोन किया, आपने भी वो चीजें निभाई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो दोनों दो तरफ से तरफा होता है। चलता मैं है। क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि मेरा ओलंपिक मैं खेलूँगी और मेरा जो टारगेट है मैं उसको अचीव करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो। ऑब्वियसली मेरा पहला प्यार जो है वो रेसलिंग है और आखिरी प्यार भी रेसलिंग ही रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ें ये जीवन का हिस्सा हैं और मुझे लगता है कि उस समय जो चीज़ ज़रूरत थी, जो चीज़ सही थी और वो सब चीज़ें ऑब्वियसली सारी चीज़ें ठीक रही, सही रही। अभी इतना आपने डिसिप्लिन्ड लाइफ जिया है, जब वो दौर खत्म होता है तो थोड़ा सा कुछ वैक्यूम बनता है, आपको लगता है कि अब मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, या अब मैं क्या करूं, इस टाइप का कुछ फील आता है क्या? मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसे लगता है कि फ्री मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठ सकती। अगर मैंने जैसे मैंने 2018 में लास्ट खेली थी कॉमनवेल्थ। हालाँकि छोड़ना नहीं चाहती थी मैं कुश्ती, लेकिन कारणवश मैंने छोड़ा था। मेरे दोनों घुटनों में बहुत बड़ी इंजरी है और इंजरी ऐसे नहीं कि मतलब टूट-फूट हो गई। वो जो एक ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होती है, वो मुझे 2013 में हो गई थी। ओह। 2013 जब मैं एशिया चैंपियनशिप हमारे इंडिया में थी, उस दौरान मुझे हुई थी और उसके बाद मैं 3-4 साल जो मैंने 2016 में लास्ट एंड में 2016 में वैसे मैंने छोड़ दिया था कुश्ती ओलंपिक के बाद में। लेकिन मेरे पापा ने पुश किया, मेरे परिवार, मेरी बड़ी बहन लगा लो, परिवार वालों ने पुश किया कि नहीं तू 18 में खेल सकती है कॉमनवेल्थ। 1 साल मैंने अपनी बहनों को ट्रेनिंग की है। मेरी छोटी बहन रितु है, संगीता है, ये मेरा भाई है, उन तीनों चारों को मैं ट्रेन किया है कि छोड़ के उनको ट्रेनिंग करवाने लगी थी मैं। उनकी प्रैक्टिस करवाती थी सुबह शाम और पूरा टाइम उनको देती थी। लेकिन जब मैं उनकी ट्रेनिंग करवाती थी तो पापा को और बहन को ये लगता था कि नहीं तू खेल सकती है 2018। मेरे पेन इतना होता था कि मैं शायद उसको कह भी ना पाऊँ। हर रोज़ पेन के साथ सोना, हर रोज़ पेन के साथ ट्रेनिंग करना, तो मेरे लिए बहुत मतलब कंजेस्टेड हो गया था कि इतना कि मैं मतलब एक चीज़ का एंड होता है ना, मैंने उस दर्द को एंड तक सहा है। उसके बाद मैंने छोड़ा कि नहीं अब बस नहीं। अगर बात इंडिया लेवल की होती कि मुझे इंडिया तक ही खेलना, टॉप में रहना है, तो मैं आज तक भी मैं खेल सकती थी। मुझे इतना अपने आप पे बिलीव था और मैंने टॉप पे रहते हुए ही मैंने छोड़ा है। मुझे ये नहीं था कि कोई ये कहे कि उन्होंने हरा दिया तब उन्होंने कुश्ती छोड़ा। इसके 1 साल गैप के बावजूद भी मैं 2018 कॉमनवेल्थ ट्रायल्स में लड़ी हूँ और मैंने बताया कि तीनों बहनें एक वेट के अंदर हम लड़े हैं और मैं 2018 में ऊपर वाले की दया से मैं सिल्वर मेडल लेके आई थी। तो ये दौर जो था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट दौर था। एक चीज और बताइए, आपकी जो घुटनों में इंजरी हुई, क्या इसकी एक वजह ये भी थी कि उस दौर में जब आप खेल रही थी या कुश्ती लड़ रही थी, उस तरह के ट्रेनर या फिजियो नहीं थे जो आपको बताते कि ऐसी इंजरी हो सकती बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को। अगर मुझे ये सुविधा पहले मिल गई होती उसी टाइम पे, तो न तो मेरी ये इंजरी इतनी बढ़ पाती और आज मैं कंटिन्यूअस खेल पाती। है? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले साइना नेहवाल का इंटरव्यू किया था, जी, जी। पॉडकास्ट किया था, और उन्होंने भी यही कहा कि आज उनको ना घुटने में आर्थराइटिस हो गया है
और चूंकि वो बड़े स्मैश मारती थी और सारी चीजें थी, तो उन्होंने कहा कि अगर उस आज जैसे पर्सनल फिजियो या स्पेशल ट्रेनर्स मिल रहे हैं, अगर वो कांग्रेस के जमाने में मिले होते, उस समय किसी ने बताया होता कि ऐसे इंजरीज से बचना है, तो शायद उनका करियर भी लंबा होता। तो बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि मोदी ने किया ही क्या है, मोदी ने क्या किया नहीं किया वो तो सामने है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उसका इम्पैक्ट ये है कि कोई साइना नेहवाल का करियर बीच में खत्म हो गया, कोई बबीता फोगाट का करियर बीच में खत्म हो गया। बिल्कुल, ये सबसे हम ये मानते हैं कि हम लकी रहे कि इससे पहले कोई इतनी मेजर इंजरी नहीं हुई, जो इतना मेडल हम जीत पाए। अगर मेजर इंजरी हो जाती तो बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने गेम छोड़ा है, जिनका करियर बर्बाद हुआ है। और हमारा भी गेम छोड़ने की वजह ही यही थी। हमें फिजियो और डॉक्टर का फ़र्क नहीं पता था। ये भी हमें मतलब 2015 के बाद ये पता चला है कि हम फिजियो को भी डॉक्टर बोलते थे। कि फिजियो का काम क्या है और डॉक्टर का काम क्या है। लेकिन आज जैसे साइना आपने बताया, साइना का मैंने सुना भी था। मैं खुद इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि ये सुविधाएँ, क्योंकि विनेश का 3 बार ऑपरेशन हुआ है। गवर्नमेंट ने सब हेल्प की है उनको, पर्सनल फिजियो, जिसकी वजह से वो 2016 ओलंपिक के अंदर मैं साथ में थी, तब उनका क्या नाम है, ओलंपिक के अंदर पैर उनका टूट गया था, लिगामेंट जो था एसीएल और एमसीएल दोनों उनके टियर हो गए थे। और वो खुद इसमें थी कि अब मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन 2016 ओलंपिक के बाद जब वापस इंडिया आई, सरकार ने उनको पूरा सहयोग करा, सपोर्ट किया है और उन्होंने ऑपरेशन के बाद रिहैब पूरा किया है। रिहैब के बाद फिर वो खेली है। उसके बाद फिर अभी आपने देखा होगा कि अभी भी ऑपरेशन हुआ था ओलंपिक में जाने से पहले। वो सारा खर्चा उस समय मोदी सरकार ने उठाया था। मोदी सरकार ने, और शायद वो कौन सी कंपनी से भी क्या नाम है, स्पॉन्सर थी, दोनों ने उठाया मिलके। दोनों ने उठाया। हाँ, फिजियो और ये सब ये सरकार ने दिया है। तो मतलब एक तरीके से जो ये कह रहे हैं कि मोदी ने मेडल छीन लिया, अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने या उस वक्त 2016 के बाद आप कह रही जैसी इंजरी विनेश को हुई थी, अगर मदद न की होती तो इस मेडल तक पहुंच भी नहीं पाती विनेश, शायद करियर तभी खत्म हो गया होता। मैं सिर्फ मैंने नहीं, मेरी बड़ी बहन ने भी इसी इंजरी की वजह से उनका गेम डाउन गया है। खेली तो सूरी, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण वो वापिस कमबैक नहीं वैसा नहीं कर पाई जैसे वो परफॉर्म पे थी। उन्होंने भी इसी वजह से उनका गेम जो है डाउन गया। अभी आपका आगे का सपना क्या है बबीता? आगे का सपना बस यही है कि जनता की सेवा करनी है, देश सेवा करनी। मुझे उम्मीद है कि हम आपको जल्दी संसद में देखेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद और पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, जो मेरे लिए जिस क्षेत्र में रह के जैसे भी जहां भी रह के मुझे सेवा करनी है, वो पार्टी तय करेगी और मैं अपनी जनता की सेवा में दिन रात आपके साथ अच्छी बात मुझे जो ये दिख रही है कि आपका चूंकि पूरा करियर ही डिसिप्लिन बेस्ड रहा है, तो आप जब संसद पहुंचेंगी तो पार्टी को वो दिक्कत नहीं आएगी जो अमूमन कई बार आती है। जैसे अभी कंगना रनौत ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं कि पार्टी के लिए रोज एक जो है वो ऐसा लग रहा है कि कोई माइन फट जा रहा है, वैसा हो रहा है। आपको लगता है कंगना गलत कर रही है, इतना बयान नहीं देना चाहिए उनको? देखिए, एक पार्टी के तौर पर मैं अगर पार्टी में अगर नहीं थे तो वो उनका खुद का ओपिनियन है, वो कह सकते हैं, उनको अपने व्यू रखने का अधिकार है। लेकिन जब आप किसी संगठन, किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो उसकी विचारधारा को फॉलो करना पड़ता है। उनके जो डिसिप्लिन, जो रूल जो कहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है कोई भी चीज, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकती। आपकी शब्दों का मायना है, आपको लोग सुन रहे हैं, वो उसका अर्थ भी निकल रहा है। तो वो सब चीजें हमें पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हुए, और मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी 5 साल हुए हैं। 2019 में पार्टी ने मुझे मौका दिया, चरखी दादरी से चुनाव लड़ाया और मैंने 5 साल रह के, भले ही मैं हार गई, लेकिन वहां पे भी 5 साल रह के मैंने मेहनत किया, हर गांव तक, हर घर तक मैं पहुंची हूँ। और ऐसी ऐसी चीजें वहां से मैंने देखी है कि हमारे रूरल एरिया में ऐसा ऐसा टैलेंट भरा हुआ है। मैं इतने सब लोगों से आपको बताना चाहूंगी कि मैं हमारे वहाँ पे एक राजपूत समाज से हैं और मैं तो दादा समान ही हैं ओबियसली। 1982 में उन्होंने एशियाड के अंदर बॉक्सिंग के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। ये मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का वहाँ पे दिया और मुझे ये सब चीजें जानने का मौका मिला, नहीं तो शायद उन तक कभी मैं पहुंच नहीं पाती।
उनको कभी मिल ही नहीं पाती। और मुझे प्राउड फील हुआ कि उनसे मिलके कि एक तो मेरे दादा समान हैं, ऊपर से उनको मतलब उन्होंने एशियाड कोई छोटा मेडल नहीं है, एशियाड के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीतना, और जिन असुविधा उस टाइम तो इतनी कोई सुविधा भी नहीं थी जिस टाइम पे उन्होंने मेडल जीता, तो ये अपने आप में ही प्राउड फील कराता है। और मैं मानती हूँ कि जब किसी पार्टी विचारधारा से आप जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत चीजें सोच समझ के बोलनी होती हैं, और लोगों को आप बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, तो हमें थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। कंगना, मुझे उम्मीद है आपको सुन रहे हैं। जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 5 साल के अंदर बड़े लीडर्स की तरह तो मैं सोच नहीं पाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन समझ तो पाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ उनको सब चीजों को समझने की, जानने की। मेरी इच्छा है कि जिस प्रोफेशन में जाऊं उसको जान के जाऊं, उसको सीखूं, उसको अपनाने की कोशिश करूं। जो मेरे फादर ने डिसिप्लिन सिखाया, तो मैं डिसिप्लिन में रह के कोई भी चीज करना पसंद करती। कंगना रनौत सुन रही होंगी तो कुछ तो उनको, मुझे लगता है, फायदा होगा आपकी इस सलाह से, उनको सुनना चाहिए। लेकिन बबीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप इमोशनल भी हुई, दिल से आपने बातें कही हैं, और मुझे लगता है कि देखिए, कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिक्स, ये सब तो चलती रहती हैं, लेकिन देश जो है ना, वो दौड़ता रहना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल। वो सबसे प्रथम होना चाहिए। और वो आपके पूरे परिवार में दिखता है, महावीर जी से लेकर उनकी बेटियों तक में, कि आप लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम है। वो मैं एक चीज और मैं आपके बात में कहना चाहूंगी, सुशांत जी, जब मेरे पापा कभी टीवी नहीं देखने देते थे, वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही सिर्फ हमें परेड और वो सब, वो देशभक्ति के गाने, सिर्फ 2 ही दिन हमें टीवी देखने को मिलता, और पूरे दिन हम वो परेड देखते थे और पूरे दिन वो देशभक्ति के गाने सुनते थे। तो वो देशभक्ति, देश प्रेम, मैं मानती हूँ कि अगर आपने देश के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आज भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन मैं इस क्षेत्र में सिर्फ इसी उद्देश्य से आई हूँ कि मुझे जनता की सेवा करनी है, और मुझे अपने देश की सेवा करनी है। मेडल जीत के मैंने देश की सेवा की है, लेकिन अब इस क्षेत्र में आकर भी मैं अपनी देश सेवा कर सकती हूँ। अपने अपने बच्चों का पेट तो सब पालते हैं, अपने अपने बच्चों के बारे में तो पशु पक्षी भी सोचते हैं, लेकिन अगर देश के बारे में भगवान ने इंसान बनाया है तो अपने देश के बारे में नहीं सोचा, देश के लिए कुछ नहीं किया तो हमने क्या किया है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और बबीता, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत इसी बहुत तरह से धन्यवाद जिंदगी की जी। रेसलिंग में भी जी, गोल्ड मेडल जीतती रहें और आगे बढ़ती रहें और देश का नाम रोशन करते बहुत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी। धन्यवाद। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये भी याद दिला दूं कि अब आप टॉप एंगल स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं, और वहां भी उसे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।